हेलो स्टूडेंट। हम इस वीडियो में इस चैप्टर की लास्ट थियरी पढ़ रहे हैं, एबनॉर्मल मोलर मास एंड वन टॉप फैक्टर आई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी से हमने देख लिया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम अननोन सॉलिड का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे हैं। तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो जाए या सॉल्यूट का एसोसिएशन हो जाए तो हम एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं ना, वो मोलर मास सही मोलर मास से, नॉर्मल मोलर मास से ज्यादा होता है या कम होगा। तो वैसे मोलर मास को, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस से जो मोलर मास को हमने कैलकुलेशन किया है उसको मैं बोलेंगे हम एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब सही मोलर मास नहीं होगा। लेकिन ऐसा कब होगा? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे हम सही मोलर मास कब? जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर जो मोलर मास निकाला होगा वो नॉर्मल मोलर मास से, सही मोलर मास से थोड़ा डेविएशन होगा। तो देखो, वी हैव स्टडीड दैट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हेल्प अस टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमने थियरी भी देख ली और सबके न्यूमेरिकल्स भी देख लिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द कंपाउंड, लेकिन जब कंपाउंड का एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, मोलर मास डिटरमाइंड बाय दिस मेथड डू नॉट एग्री विद द थियोरेटिकल वैल्यू। लाइक समझो कि हमें थियोरेटिकल वैल्यू मतलब H2 का मोलर मास निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ 18 ग्राम पर मोल। उसको बोलते हैं थियोरेटिकल वैल्यू से। मतलब जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा और हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास डिटरमाइन करेंगे, वो वैल्यू और एक थ्योरेटिकल वैल्यू मैच नहीं करेगी। जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे जो मोलर मास का डिटरमाइन किया है, दे आर आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ए थ्योरेटिकल वैल्यू को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहां बोल सकते हैं नॉर्मल वैल्यू से थोड़ा ज्यादा और कम होगा, वैसे मोलर मास को हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब तो देखो, मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो ऐसा हो जाएगा कि जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तब मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस से जो मोलर मास निकालूंगा वो सही नहीं होगा, वो मोलर मास को हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। तो ऐसा क्यों होता है? जब एसोसिएशन होता है और जब डिसोसिएशन होता है तो जो मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं वो सही क्यों नहीं होता है? वो क्यों नॉर्मल मोलर मास से, सही मोलर मास से ज्यादा और कम क्यों होता है, वो हम देखते हैं। देखो, डिसोसिएशन होता है तो क्या होता है? डिसोसिएशन का और एक नहीं मतलब आयोनाइजेशन। डिसोसिएशन का एक और वर्ड है आयोनाइजेशन। तो देखो, आयोनिक कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, देखो हम KCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसोसिएशन हो जाएगा, आयोनाइजेशन होगा इनटू कैटायन एंड एनायन। तो जब आयोनाइजेशन होता है तब डिसोसिएशन बोलते हैं। डिसोसिएशन होने से क्या होता है? देखो, यदि मैंने 1 मोल KCl को ऐड करता हूं सॉल्वेंट में, तो 1 मोल KCl को सॉल्वेंट में ऐड करने से यदि डिसोसिएशन होता है तो 1 मोल K प्लस एंड 1 मोल Cl माइनस प्रोड्यूस होता है। मतलब यदि समझो 1 मोल का मीनिंग क्या होता है? पार्टिकल कितने होते हैं? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। मतलब 1 मोल पार्टिकल को जब मैंने ऐड करता हूं, 1 मोल सॉलिड पार्टिकल को ऐड करता हूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 + 1 2 मोल सॉलिड पार्टिकल हो जाएंगे। मतलब ड्यू टू डिसोसिएशन नंबर of
सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होता है। तो पहली एक चीज याद रखना, ड्यू टू डिसोसिएशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होगा। तो जब भी डिसोसिएशन हो जाएगा तो आयोनाइजेशन हो जाएगा, पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे, नेगेटिव आयन बढ़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, इंक्रीजेस। तो याद रखना एक चीज, ड्यू टू डिसोसिएशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस। एसोसिएशन में क्या होता है, लाइक समझोगे एसिडिक एसिड या कोई भी बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं नॉन एक्वियस सॉल्वेंट यूज करता हूं, लाइक समझो बेंजीन, तो देखो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एसिड डाइमराइज हो जाएगा, एसोसिएट मतलब कंबाइन होना इन बेंजीन ड्यू टू एच बॉन्डिंग। तो देखो मैं एसिडिक एसिड ले रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड O OH, दूसरा कंपाउंड ले रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड OH। अब जब मैं एसिडिक एसिड एज अ सॉल्यूट है उसके मैं सॉल्वेंट में ऐड करता हूं तो क्या होता है वो देखो, CH3C डबल बॉन्ड O OH, CH3C डबल बॉन्ड O OH। तो एसिडिक एसिड के दो मॉलिक्यूल के बीच में ड्यू टू एच बॉन्डिंग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ड्यू टू एच बॉन्डिंग देखो ये दो से एक पार्टिकल था और एक पार्टिकल था, तो डाइमर बन गया, और डाइमर कितना बना, 1। मतलब दो पार्टिकल एक दूसरे से एच बॉन्डिंग से कंबाइन हो गए और दो में से कितने बन गए, एक। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होगा, डिक्रीजेस। तो याद रखना ड्यू टू एसोसिएशन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीजेस। एसोसिएशन समझ में आ गया कि एसोसिएट होना, कंबाइन होना, तो हम बोलेंगे एसोसिएशन होगा, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कंबाइन हो जाता है ना एक दूसरे से, दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक बन गए, डाइमर बन गया, तो हम बोलेंगे जब भी एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज होगा, और जब भी डिसोसिएशन होगा, गलत बोल गया तो सुन लेना, डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होगा, इंक्रीज, और एसोसिएशन होने से नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीजेस। पहले इतनी बात अच्छी तरह याद कर लो, ओके, फिर हम आगे जाते हैं। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। तो देखो, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो इसमें कुछ डाउट है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल मतलब क्या बोलेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल मतलब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। देखो मेरे पास फॉर्मूला थे, डेल्टा टीबी प्रपोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे वो होता है मोलारिटी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। इफ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल मींस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। तो पहली बात समझ में आ गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ डेल्टा टीएफ इंक्रीज होगी। जैसे भी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। चलो अब एक और चीज देख लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। तो देखो ये डेल्टा टीबी की फॉर्मूला क्या थी, AB इंटू M। M मतलब मोलालिटी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर हो जाएगा 1000। डेल्टा TF की फॉर्मूला क्या थी, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 W1,
तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्मूला की थी पाई वी इज इक्वल टू सी आर टी, मतलब बोलते हो पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। एन क्या था? मोल। मोल की फॉर्मूला क्या थी? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वी आर टी। चलो देखो, तो यहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? डेल्टा टी और मोलर मास। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे से कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास एक दूसरे के कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दूसरी एक चीज याद रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा तो मोलर मास डिक्रीज होगा, मोलर मास इंक्रीज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा। ये दोनों को मिला दे तो हम क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। इतनी चीज याद कर लेना अच्छी तरह। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। Colligative property is directly proportional to number of solid particle. Colligative property is inversely proportional to molar mass. Number of solid particle is inversely proportional to molar mass. Okay? चलो इतना याद कर लो, उसके बेस पे ही हम आगे जा रहे हैं। चलो देखते हैं डिसोसिएशन। अब मुझको बताओ डिसोसिएशन होता है तो क्या होता है? तो डिसोसिएशन होता है तो पहले देख लो, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होगा? इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा तो मोलर मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जब भी डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होगा, और जब मोलर मास कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो मोलर मास क्या होगा? कम होगा। मतलब जो नॉर्मल मोलर मास है उससे मोलर मास मिलेगा वो क्या मिलेगा? कम मिलेगा, लोअर वैल्यू वाला मिलेगा। तो देखो, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल लीड्स टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होने से क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और जब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होगा तो मोलर मास क्या होगा? डिक्रीजेस। तो लोअर वैल्यू इज ऑब्टेन फॉर मोलर मास नॉर्मल मोलर मास। तो यहाँ पे लोअर वैल्यू ऑब्टेन फॉर मोलर मास मतलब एबनॉर्मल मोलर मास जो होगा इज लोअर देन नॉर्मल मोलर मास। तो याद रखना, जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे हम मोलर मास डिटरमाइन करते हैं और सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो जाएगा तो जो वो मोलर मास मिलेगा वो मोलर मास की वैल्यू सही मोलर मास से, नॉर्मल मोलर मास से कम होगी। तो हम बोल देंगे यदि डिसोसिएशन होता है तो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास इज लोअर देन नॉर्मल मोलर मास। और जब एसोसिएशन होता है तो क्या होता है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज होगा तो रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। समझो, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होगा तो मोलर मास क्या होगा? नंबर ऑफ सॉलिड, फिर से एक बात देख लो, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? डिक्रीज होगी। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज होगा तो मोलर मास क्या होगा? इंक्रीज। तो एसोसिएशन होने से जो मोलर मास मिलता है वो एक्सपेक्टेड मोलर मास, सही मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास से उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो देखो, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल leads to decrease in the number of particle in the solution. The association of molecule leads to decrease in the number of solid particle in solution. Number of solid particle कम होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? कम।
तो रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ड्यू टू दिस नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज होगा तो मोलर मास क्या होगा, इंक्रीज। तो ड्यू टू दिस हायर वैल्यू इज ऑब्टेन्ड फॉर मोलर मास देन नॉर्मल मोलर मास। तो जब एसोसिएशन होगा और हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मोलर मास निकाल के लाएंगे वो एबनॉर्मल मोलर मास जो होगा उसकी वैल्यू नॉर्मल मोलर मास से ज्यादा होगी। तो एक दूसरा याद रख लेना, तो जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होगा, मोलर मास कम होगा। मतलब सही मोलर मास से डिसोसिएशन होने से जो मोलर मास मिलेगा वो सही मोलर मास से कम होगा। और जब एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज तो मोलर मास इंक्रीजेस। तो सही मोलर मास से उसका मोलर मास ज्यादा होगा। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना, सही मोलर मास नहीं मिलता था, कब? तो हमको समझ में आ गया जब भी एसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन होगा तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे जब हम डिटरमाइन करेंगे मोलर मास तो वो मोलर मास सही मोलर मास से ज्यादा होगा या कम होगा। वैसे मोलर मास को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये एबनॉर्मल मोलर मास की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए वन टफ नामक साइंटिस्ट ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज वन टफ फैक्टर आई। तो देखो, वन टफ डिराइव्ड ए फैक्टर टू डील विथ दिस एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास। तो मोलर मास में जो एबनॉर्मलिटी होती है उसको साथ डील करने के लिए वन टफ नामक साइंटिस्ट ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, आई। तो देखो, वन टफ इंट्रोड्यूस ए फैक्टर आई नोन एज वन टफ फैक्टर टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो जो डिसोसिएशन होता है, जो एसोसिएशन होता है, उसकी जो एक्सटेंट है उसके बेस पे आई होता है। तो आई की ये फॉर्मूला आपको याद कर लेनी है। देखो, हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे तो आपको समझ में आ गया क्या है। अभी आपको रटना है फॉर्मूला। तो आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो जो कैलकुलेट ना H2O का मोलर मास कितना का, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन, देयरफॉर इट इज नोन एज कैलकुलेटेड। और हम जो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम की फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एफ की फॉर्मूला यूज करते हैं, वो ऑब्जर्व है, वो एबनॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। और ऑब्जर्व कोलिगेटिव, देखो चेंज हो जाता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो दोनों फॉर्मूला याद कर लेना। नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल ऑफ कैलकुलेटेड, तो यहाँ पे कैलकुलेटेड नीचे चला जाएगा, ऑब्जर्व ऊपर जाएगा। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उल्टा हो जाता है, देख लो। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जर्व नीचे था, वो यहाँ पे ऑब्जर्व ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे नॉर कैलकुलेटेड नीचे था, ऊपर था, यहाँ पे कैलकुलेटेड नीचे चला जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इतना याद रह जाएगा। अब देखो, जब भी डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होगा, डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होगा, इंक्रीज। तो मोलर मास क्या होगा, डिक्रीजेस। तो देखो, इन डिसोसिएशन ऑब्जर्व्ड मोलर मास और मैं बोल सकता हूं एबनॉर्मल मोलर मास इज लो कंपेयर टू नॉर्मल मोलर मास। अब देखो, जब भी डिसोसिएशन होता है तो ऑब्जर्व की वैल्यू लो होगी और नॉर्मल की वैल्यू हाई होगी। तो जब डिसोसिएशन होता है तो नॉर्मल मोलर मास की वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्जर्व एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू ज्यादा होगी। हाई माइनस लो, तो आंसर ग्रेटर देन 1। तो जब भी डिसोसिएशन होता है तो वन टफ फैक्टर आई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, याद रखो। तो जब भी डिसोसिएशन होगा तो वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, जब एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होगा, डिक्रीजेस। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीजेस तो मोलर मास क्या होगा, इंक्रीजेस। तो एबनॉर्मल मोलर मास इज लोअर, सॉरी, एबनॉर्मल मोलर मास is higher than
नॉर्मल मोलर मास, क्योंकि जब एसोसिएशन होता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होगा, डिक्रीजेस, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीजेस, तो मोलर मास इंक्रीजेस। मतलब एबनॉर्मल मोलर मास है, जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो सही मोलर मास से ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू हाई होगी और ये लो होगी, लो माइनस हाई, तो आंसर क्या होगा, लेस देन 1। तो जब भी एसोसिएशन होता है तो याद रखना वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू ऑलवेज 1 से कम होगी। तो याद रखना जब डिसोसिएशन होता है तो वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और जब एसोसिएशन होगा तब वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू 1 होगी। अब समझो, कई ऐसा सॉल्यूट है जिसमें एसोसिएशन भी नहीं होगा और डिसोसिएशन भी नहीं होगा, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं आइडियल सब्सटेंस। आइडियल सब्सटेंस किसको बोलेंगे, जिसमें एसोसिएशन भी नहीं होगा और डिसोसिएशन भी नहीं होगा। डिसोसिएशन होता तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन होता तो आई की वैल्यू लेस देन 1, और आइडियल सब्सटेंस के लिए आई की वैल्यू होती है 1। ऐसे कौन से ग्लूकोज C6H12O6, फ्रुक्टोज, सुक्रोज सुगर C12H22O11, यूरिया, ग्लिसरीन, या आपको कुछ बताया ही नहीं गया हो, ये सब्सटेंस अननोन है, कौन है बताया नहीं गया, तो आप मान लेंगे कि अननोन सब्सटेंस दिया है तो वो आइडियल होगा, और आइडियल सब्सटेंस होता है तो वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू क्या लेते हैं, 1। तो जो सब्सटेंस का डिसोसिएशन भी नहीं होगा, जो सब्सटेंस का एसोसिएशन भी नहीं होगा, हम बोल देंगे वो आइडियल सब्सटेंस है, और आइडियल सब्सटेंस के लिए वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू क्या लेंगे, 1। अब देखो, इफ 100% एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक प्लेस, यदि 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, या 100% एसोसिएशन हो जाएगा, तो आई कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, कि आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितने नंबर ऑफ मोल पार्टिकल है, अपॉन तो नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ओके, तो देखो इसके लिए मुझको आई कैलकुलेट करना है, तो देखो क्या से करेंगे हम। चलो, यहां पे डिसोसिएशन हो रहा है, अब मुझको आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर KCl। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर आफ्टर एसोसिएशन, तो आफ्टर एसोसिएशन कितने पार्टिकल है, देखो 1 + 1 2 मोल पार्टिकल, 2, और बिफोर एसोसिएशन कितने हैं, 1, 2/1 वन टॉप फैक्टर आई फॉर KCl 2, लेकिन कब, इफ 100% डिसोसिएशन टेक प्लेस। अब देखो एसोसिएशन यहां पे देखते हैं, जब एसिटिक एसिड को हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, अब सोच लो कि 100% एसोसिएशन हो जाता है, तब वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी। चलो, कितने पार्टिकल होते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, एक डाइमर बन जाता है, अपॉन पहले कितने पार्टिकल थे, 2, तो 1/2। तो देखो जब भी डिसोसिएशन होता है तो याद रखना आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और जब एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। याद रहेगा, जब डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, जब एसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू लेस देन। तो आई के लिए 2 फॉर्मूला, 1, 2 और एक थर्ड फॉर्मूला। ओके, अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने मोलर मास कैलकुलेशन करने के लिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते थे, P10 - P1 अपॉन P10 इंटू N2 अपॉन N1। तो वन टॉप ने क्या कर दिया, उसका मॉडिफिकेशन कर दिया, उसको कर दिया मल्टीप्लाई बाई वन टॉप फैक्टर आई। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M था, इंटू मल्टीप्लाई बाई आई। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू मल्टीप्लाई बाई आई। पाई V इज इक्वल टू NRT था, मल्टीप्लाई बाई आई। तो मॉडिफिकेशन कर दिया मल्टीप्लाई बाई वन टॉप फैक्टर आई। आपको यहां तक एग्जाम में लिखना है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन एबनॉर्मल मोलर मास एंड वन टॉप फैक्टर आई, एबनॉर्मल मोलर मास
एंड वन टॉप फैक्टर आई पूछा जाए तो आपको यहां तक लिखना है। यहां से एक और देखिए, यदि 100% आयोनाइजेशन हो जाता है, 100% डिसोसिएशन हो जाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, तो देखो वन टॉप फैक्टर आई NaCl है। NaCl का आयोनाइजेशन होने से क्या बनता है, Na+ और Cl। अब मुझको वन टॉप फैक्टर आई कैलकुलेट करना है, आई फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब 100% डिसोसिएशन हो जाता है। यदि 100% डिसोसिएशन हो जाता है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आई इज इक्वल टू, चलो आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल है, ए 1 + 1 2 अपॉन इनिशियली 1, तो 2/1 2। चलो KCl के लिए, तो KCl का डिसोसिएशन होने से क्या बनेगा, K+Cl-। जब 100% हो जाता है तो वन टॉप फैक्टर आई करने के लिए टोटल कितने पार्टिकल प्रोड्यूस हुए, 2। आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन 1, MgSO4 के लिए Mg+2 और SO4-2। तो वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी, तो देखो आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल है, दे 2। बिफोर डिसोसिएशन 1, 2/1 2। K2SO4 का आयोनाइजेशन से क्या बनेगा, 2K + SO4-2। तो वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी, तो कितने आयन है, 2 + 1 3 अपॉन 3। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, तो जब भी 100% डिसोसिएशन हो जाए, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, तो वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ इक्वल टू वन टॉप फैक्टर आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस। NaCl में कितने आयन प्रोड्यूस होते हैं, 2, Na+Cl-। KCl में कितने आयन प्रोड्यूस होते हैं, K+Cl-2, तो आई की वैल्यू 2। MgSO4 में कितने आयन प्रोड्यूस होते हैं, Mg+2 SO4-2 2। K2SO4 में कितने आयन प्रोड्यूस होते हैं, 3, तो वन टॉप फैक्टर आई इज इक्वल टू 3। If 100% dissociation take place, then one top factor I is equal to number of ion produced। शॉर्ट मेथड के लिए याद है। एक और बात, यदि 100% आयोनाइजेशन नहीं होता है, तो देखो NaCl की वैल्यू यहाँ पे लिखिए 1.87, 1.94, 1.97, मतलब आयोनाइजेशन नहीं हुआ है, 100% आयोनाइजेशन नहीं हुआ है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो लेस देन 2 होगा। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, यदि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो इन डाइल्यूशन डिसोल्यूशन, यदि डिसोल्यूशन हो रहा है, फॉर डिसोल्यूशन याद रखना, नॉट लिख रहा हूं, फॉर डिसोल्यूशन, इफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, तो आपको दूसरी तरफ पूछते हैं ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ऑन डाइल्यूशन इफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, वन टॉप फैक्टर आई इंक्रीजेस। तो देखो 0.1 मोलर में 1.87, कॉन्सेंट्रेशन कम किया, आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, और कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, आई की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो याद रखना, फॉर डिसोल्यूशन इफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, वन टॉप फैक्टर आई इंक्रीजेस। और कब तक इंक्रीज होगी, लास्ट में क्या हो जाएगा, 100% डिसोसिएशन में जो आंसर है ना, उतना, उससे ज्यादा नहीं इंक्रीज होगा, सबसे ज्यादा 2 हो सकता है, 2 2 2। ओके, तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पे। ओके।